बाबा रात के 12 बजे घर में दाखिल हुए। मैं और माँ उनकी तरफ भागे थे क्योंकि काफी देर हो गई थी। हम उनका इंतजार कर रहे थे। आज तो मैंने बाबा से कहा था मेरे लिए मेरी पसंद के कपड़े जरूर लेकर आना, पर बाबा नहीं लाए थे। यकीनन उनका चेहरा बता रहा था, पर उनके हाथ में एक थैला था, बड़ा सारा थैला, जिसमें लगता था कि कोई खाने की चीज पड़ी है। मुझे लगा कि गुड़ है। बाबा कहने लगे कि इसे हाथ मत लगाना, ये एक रूसी औरत का है। बाबा, आप दूसरी औरतों की चीजें कब से चोरी करने लगे? मैंने परेशानी से पूछा। अरे नहीं बेटा, तुम तो जानती हो हम कस्टम वाले लोग हैं, हमें कभी भी किसी चीज की जांच पड़ताल करना पड़ सकती है। ये एक औरत थी जो कि रूस से हिंदुस्तान आ रही थी। उसके पास और तो कोई चीज नहीं थी, पर वो वहां से एक मन के करीब फिटकरी लेकर आ रही थी। मुझे मेरे बड़े अफसरों ने कहा कि ये सिर्फ फिटकरी नहीं होगी, इसके अंदर ये लोग कोई और चीज चोरी करके ले जा रहे होंगे। वैसे तो वो हमारे मेटल डिटेक्टर में नहीं आ रही थी। कभी कभी लोग फिटकरी बनाते हुए उसके अंदर कुछ ऐसी चीज डाल देते हैं जो कि वर्जित होती है या उसके खरीदने और बेचने पर टैक्स लगता है। बस इसीलिए मैं उसे घर ले आया था ताकि इसे तोड़कर देखा जाए कि इसके अंदर है क्या। और वो रूसी औरत भगवान जाने उसे क्या पड़ी है कि वो इतनी ज्यादा तादाद में फिटकरी लेकर हिंदुस्तान आ रही थी। अब तुम खुद सोचो, ये तो आम सी चीज है, हिंदुस्तान में भी मिल जाती है। उसे ये तो सोचना चाहिए था कि वो जिस देश में जा रही है वहां दुनिया की हर चीज मिलती है। जरूर उसमें कोई ना कोई शक वाली बात होगी। मैं घर इसलिए लाया हूं कि वहां किसी के पास वक्त नहीं होता ये काम करने का। तुम इसे अच्छी तरह से पानी में घोल लो, देखो कि इसके अंदर क्या चीज मौजूद है। मैं वो फिटकरी लेकर हैरत से देखने लगी थी। बाबा के पास मौजूद थैला लाल रंग का था। उसमें फिटकरी के बड़े बड़े टुकड़े थे, जिन्हें देखकर मैं बहुत ज्यादा हैरान हुई थी। मैंने सोचा कि आखिर ये किस काम आते होंगे। माँ ने मुझे कहा कि इसे हाथ मत लगाओ, क्या पता ये कोई जहरीली चीज हो। हमने उसे पानी में भिगोकर रख दिया था। अब हम सुबह होने का इंतजार कर रहे थे, पर सुबह एक अजीब किस्सा हुआ। हमारे घर के दरवाजे पर कोई आया। मैंने दरवाजा खोला तो सामने एक खूबसूरत औरत खड़ी थी। उसे देखकर मैं समझ गई कि ये यहाँ की नहीं है, विदेशी लगती है। आप कौन और यहाँ क्यों आई हैं? मैंने पूछा तो उसने मुझे अंग्रेजी में बताया कि उसका संबंध रूस के किसी गांव से है और वो यहाँ पर अपनी फिटकरी लेने के लिए आई है। मैं समझ गई थी, वही फिटकरी जो बाबा कल रात को हमारे घर लेकर आए थे, वो दरवाजे पर लेने के लिए आई थी। शायद उसने बाबा का पता किसी से पूछ लिया होगा। वैसे भी हम हिंदुस्तानियों के अंदर एक खास बात होती है कि हम किसी को भी बड़ी आसानी से किसी का भी पता बता देते हैं। जरूर उसने लोगों से पूछताछ करके बाबा के घर का पता लगा लिया होगा और अब वो फिटकरी लेने के लिए आई होगी। जरूर उसमें कोई शक के घेरे में डाल देने वाली चीज है, मैंने दिल में सोचा और उसे अंदर आने के लिए कहा। इतने में बाबा भी बाहर आ गए। उस औरत को घूर कर देखा और बोले, यहाँ क्यों आई हो? वो औरत बहुत दुखी लग रही थी। कहने लगी, मैं आपसे अपनी चीज मांगने आई हूँ, मेरी अमानत आप मुझे दे दीजिए, मुझे उसकी सख्त जरूरत है। बाबा उसकी बात सुनकर हल्के से मुस्कुराए और बोले, जी जी जरूर, आपको आपकी चीज मिल जाएगी, लेकिन हम जरा उसकी जांच पड़ताल कर लें कि कहीं उसमें कोई गलत चीज तो नहीं है। आपको पता है कि एयरपोर्ट की पॉलिसी सख्त होती है। मैं जब तक उसका सैंपल जमा नहीं करवा देता, मुझे इजाजत नहीं है कि ये मैं आपको वापस कर दूं। आप अगर चाहे तो हमारे घर में बैठकर हमारी बेटी से बात कर सकती हैं, लेकिन फिटकरी आपको कानूनी तरीके से ही मिलेगी। इस तरह घर पर आकर अपनी चीज बताकर आप एक एयरपोर्ट ऑफिसर से अपनी चीज नहीं मांग सकती। ये कहकर बाबा अंदर चले गए। वो लड़की मेरी तरफ परेशान होकर देखने लगी। बाबा ने मुझे फोन पर मैसेज किया कि उस लड़की से उसकी कहानी पूछ लो। क्या बात है, फिटकरी कहाँ से आई है, इतनी ज्यादा तादाद में लेकर क्यों आई थी, उसकी पूरी बात मालूम करो और फिर अगर बात यकीन करने लायक हो तो आकर मुझे बताना। मैंने उस लड़की से दोस्ताना अंदाज में कहा, आओ अंदर चलकर बैठते हैं, हमारे घर की चाय पियो और मुझे अपने बारे में बताओ। मुझे प्रदेश के बारे में जानने का बहुत शौक है। वो लड़की मेरी बात सुनकर मुस्कुराई और धीरे धीरे चलती हुई हमारे अंदर वाले कमरे में आ गई थी। मैंने उसे बैठाया। वो बहुत बेचैन लग रही थी। बोली कि तुम्हारे बाबा ने मेरी फिटकरी कहाँ छोड़ी है? मैंने कहा कि वो तो हमने पानी में भिगोकर रखी है। बाबा कह रहे थे कि उसके बारे में पता चलाना चाहते हैं। वो उठी और बोली, ईश्वर के लिए ऐसा मत करो, बहुत कीमती चीज है, पानी से खराब हो जाएगी। तुम उसका पानी निकाल लो, मैं तुम्हें सारी कहानी सुना देती हूँ। तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूंगी।
मैंने सोचा चलो पानी में डालने से वैसे भी हमें क्या मिलना था, हम उसे कूटकर भी तो देख सकते थे कि उसमें क्या है। मैंने उसे कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारी फिटकरी में से पानी निकाल देती हूँ, तुम मुझे खुद ही पूरी कहानी सुना दो, क्योंकि मेरे बाबा कष्टम में है। वो बिना वजह किसी बात पर यकीन नहीं करते। तुम्हारे पास सबूत होंगे तो हम तुम्हारी फिटकरी तुम्हें बिना किसी कीमत और जुर्माने के वापस कर देंगे, लेकिन मैं बिना सबूत के बाबा को नहीं कह सकती। हाँ हाँ जरूर, मैं कानून को समझती हूँ। मुझे डर था कि कहीं तुम्हारे बाबा ये फिटकरी एयरपोर्ट वालों को ना दे दे, वो जब्त कर लेंगे, इसलिए मैं उनके घर आ गई हूँ। तुम्हें तो पता है हम परदेशियों को यहाँ की चीजें खरीदने का भी ज्यादा पता नहीं होता, बस इसीलिए मैं तुम लोगों से रिक्वेस्ट करने के लिए आ गई। अच्छा मुझे इस फिटकरी की कहानी तो सुनाओ। तुम ये 40 किलो फिटकरी लेकर कहाँ जा रही थी और इससे क्या करती हो? हम इस्तेमाल करते हैं इसे, वो धीमे से अंदाज में बोली। नहीं, मेरा मतलब है तुम इसके बारे में पूरी कहानी सुनाओ कि ये कहाँ से आई, कैसे इस्तेमाल होती है। कहानी सुनना चाहती हो तो फिर सुन लो, मैं तुम्हें इसका सबूत भी पेश कर दूंगी। यकीन आए तो अपने बाबा को बता देना। फिर उसने अपनी कहानी शुरू की तो जज्बाती हो गई। मेरा नाम इजाबेला है। हम छोटे से थे जब हमारे गांव में एक नई लहर चली थी। मेरी माँ बाबा के खिलाफ हर आदमी बोलने लगा। मुझे अब पता चला कि माँ ने बाबा से भागकर शादी की थी और कोई भी उस गांव में उनको जानता नहीं था। लेकिन अब बाबा जब भी घर आते तो परेशान होते। माँ से कहते कि तुम्हारे मायके वाले तुम्हारे पीछे पड़े हैं, लगता है कि वो तुम्हें यहाँ से ले जाकर मुझसे छीन कर ही दम लेंगे। मुझे उनसे बहुत डर लगता है। मेरा संबंध एक पुराने कबीले से है। तुम्हारा कबीला बहुत लड़ाकू है। ईश्वर जाने उन्होंने मेरे माँ बाप के साथ क्या किया होगा। मैं तो तुम्हारी मोहब्बत में पागल होकर यहाँ तक चला आया। ऊपर वाला खैर ही करे। बाबा की बातें सुनकर मैं भी परेशान हो जाती थी। माँ कहने लगी, छोड़ दो इस बात को, तुम मुझे 2 किलो और फिटकरी ला कर दो, हम अपना काम करेंगे और यहाँ से निकल जाएंगे। माँ की बात सुनकर मैंने पहली बार सोचा था कि हमारे घर में फिटकरी के ढेर आखिर क्यों लगे होते हैं। क्यों माँ हर दिन फिटकरी के 10-10 किलो के थैले मंगवाकर घर में बड़ी हिफाजत से रख देती है। उस दिन मैं बाबा की बातें सुनती रही। वो माँ को अलग अलग तरीकों से अपनी बात मनवाने की कोशिश कर रहे थे कि हम यहाँ से छोड़कर कहीं और चले जाते हैं। माँ बोली कि मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगी। जब तक हम अमीर नहीं होते कुछ ज्यादा समय नहीं लगेगा, फिर हम यहाँ से किसी बहुत अच्छी जगह पर चीन के किसी इलाके की तरफ विदा हो जाएंगे। वहां जाकर रहेंगे तो ये लोग उस कानून को तोड़ नहीं सकेंगे। ये बातें चली रही थी कि बाबा और माँ को मेरी मौजूदगी का पता चल गया। तब माँ बाबा ने बातें करना बंद कर दी थी। लेकिन अगले दिन मैंने माँ से पूछ लिया, माँ तुमने घर में इतनी सारी फिटकरी क्यों रखी है? मेरी बात सुनकर माँ ने मेरे मुंह पर हाथ रखा और बोली, खबरदार बेटी, जो ये बात तुमने किसी के भी सामने की तो ये राज सिर्फ तुम तक और तेरे बाप तक सीमित था। हमें नहीं पता था कि तुम इतनी जल्दी बड़ी हो जाओगी और बड़ों वाली बातें करने लगोगी। अब से तुम इस बात को भूल जाओ और हमारे घर में कोई फिटकरी नहीं है, ये तो बस चीनी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं हम। मगर मेरे दिल में बहुत ज्यादा शक था। मैंने कहा, माँ मैं तो ये राज जानकर रहूंगी कि तुमने फिटकरी क्यों यहाँ रखी है, मुझे क्यों नहीं बताती हो? माँ ने मुझे जोर का थप्पड़ मारा और बोली, खबरदार, जो तुमने आइंदा ये घटिया सवाल किया, मैं तुझे बचाना चाहती हूँ। अगर तुझे फिटकरी का राज पता चल गया तो तेरी जान चली जाएगी। माँ क्या फिटकरी मुझे जान से मार देगी? मैंने शरारत भरे अंदाज में पूछा। माँ रोते हुए बोली। माँ की आंखों में आंसू आ गए थे। भगवान के लिए मेरी बच्ची, तू वक्त पर समझदार हो जा। इस राज को जानने की जरूरत नहीं है, वरना तुम्हारी जान भी खतरे में पड़ जाएगी। मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दो। माँ ने हाथ जोड़ते हुए कहा। तो मुझे वाकई में एहसास हुआ कि माँ परेशान है और ये बात कोई फिक्र वाली है। उस दिन के बाद से मैंने दोबारा फिटकरी के बारे में माँ से कोई सवाल नहीं किया। लेकिन तकरीबन 1 महीना ही गुजरा था कि हमारी जिंदगी में भूचाल आ गया। मैं क्या जानती थी कि ये सब भी इसी वजह से हुआ है। मैं अपने कमरे में सो रही थी जब मुझे अपनी माँ की चीखों की आवाजें सुनाई देने लगी। मैं बहुत परेशान हुई। माँ ने मगर मुझे मना कर रखा था कि घर में कुछ भी हो जाए, तुमने अपने कमरे से बाहर नहीं आना, बल्कि कहीं छुप जाना है। मुझे यकीन था कि हमारे घर में कोई ना कोई हादसा हो गया है। दिल तो लाख चाहा कि मैं अपने कमरे से निकलकर माँ बाबा के कमरे की तरफ जाऊं, पर माँ की बातें याद आ रही थी। थोड़ी ही देर में मर्दों की भारी आवाजें मेरे कानों में पड़ी। वो रूसी भाषा में मेरी माँ से मेरा पूछ रहे थे। माँ बोली कि मैं उसे हरगिज तुम्हारे हवाले नहीं करूंगी और इस फिटकरी वाली बात को मुझ तक ही रहने दो। माँ चिल्ला रही थी। फिर न जाने क्या हुआ, मैंने अपने कमरे में ही जाकर बड़े से संदूक में अपनी जान छुपा ली थी। उसके बाद वो लोग वहां से चले गए।
या क्या हुआ मैं नहीं जानती। इस बात को तकरीबन 7-8 घंटे गुजर गए थे। मैं अपने कमरे से बाहर नहीं आई। तभी मेरे कमरे के दरवाजे को बाबा ने बजाना शुरू किया। बाबा कह रहे थे कि बाहर आओ बेटी, बहुत बुरी खबर है, हम लुट गए हैं। बाबा की इतनी भर आई हुई आवाज सुनकर मैंने कमरे का दरवाजा खोला तो बाबा रोते हुए मुझसे लिपट गए। बोले कि बेटी, हम खत्म हो गए हैं, हमारी जिंदगी या नर्क बन चुकी है। काश कि मैं भी मर जाता, मैं इस दिन तक जिंदा ना रहता। बाबा की बातें सुनकर मुझे बहुत परेशानी हुई थी। बाबा ने मुझे दूसरे कमरे में ले जाकर जो मंजर दिखाया मेरी जान निकालने को काफी था। मेरी माँ इस दुनिया से विदाई ले चुकी थी। माँ का जेवर उनके पास ही पड़ा था। उसे देखकर मुझे माँ के शुरू वाले दिन याद आ गए जब हम पुराने घर में रहा करते थे। मैं रोने लगी। मैं और बाबा उस दिन खूब रोए थे। रो रो कर जब हम थोड़े होश में आए तो आसपास के लोगों को खबर दी। सभी जानते थे कि ये काम मेरी माँ के मायके वालों ने किया है, लेकिन क्यों किया है ये बात मैं नहीं जानती थी। मनहूस फिटकरी की वजह से सब कुछ हुआ है। बाबा कमरे में इधर उधर देखते दीवानों की तरह और फिटकरी के थैलों को उठाकर कमरे से बाहर फेंकते। बाबा ये क्या कर रहे हो? माँ ने इतनी मेहनत के साथ इन्हें स्टोर में जमा किया है। ये बात सुनकर बाबा को और गुस्सा आता। बाबा भगवान के लिए खुद को संभालो, ये इस बात का हल नहीं है। फिटकरी का क्या कसूर है? इसी की वजह से मेरी पत्नी की जान गई है। बाबा की बात सुनकर मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। नहीं बाबा, इस फिटकरी का क्या कसूर? मेरी बात सुनकर बाबा ने मुझसे कहा कि यही फिटकरी तुम्हारी भी जान ले लेगी। अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो तुम जाकर अपनी माँ की डायरी पढ़ लो। ये सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। माँ की डायरी उनके बक्से में पड़ी थी। मैं फौरन बक्से की तरफ भागी। मैंने डायरी उठाकर अपने पास रख ली थी, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि कल को क्या होने वाला है। डायरी लाकर मैंने अपने कमरे में छुपा दी थी, लेकिन मैं डायरी पढ़ने के लिए वक्त निकाल नहीं पाई थी। माँ को गए 4 दिन गुजर चुके थे। मैं बाहर माँ की याद में घूम रही थी, उनके बारे में सोच रही थी। हमारे घर के बाहर मौजूद लॉन भी माँ का ही बनाया हुआ था। इससे पहले कि मैं कुछ और सोचती, मुझे अपने पीछे किसी बंदे की मौजूदगी का एहसास हुआ। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहां काला नकाब ओढ़े एक आदमी खड़ा था। उसे देखकर मैं घबरा गई, पर मैं इससे पहले कि भागती या कुछ और करती, उस आदमी ने मेरे मुंह पर हाथ रखा, जबरदस्ती मुझे गाड़ी में डाला और ये जा वो जा हो गया। जब मेरे बाबा घर से निकले वो चीखते रहे कि मेरी बेटी को छोड़ दो, इसे मत लेकर जाओ। लेकिन उन लोगों ने कहाँ परवाह करनी थी। ये लोग मुझे लेकर चले गए। मैं नहीं जानती कि मैं कहाँ आ गई थी। ये एक अनजान जगह थी। मैंने उस जगह को पहले कभी नहीं देखा था। भगवान जाने देश के अंदर था या बाहर था। मैं इतनी परेशान थी कि बता नहीं सकती। इन लोगों ने मुझे लाकर एक तहखाने में बंद कर दिया। मैं बहुत परेशान हुई थी कि आखिर मेरा कसूर क्या है। तहखाने में बंद हुए मुझे 2-3 घंटे गुजर चुके थे। तभी एक कमरे का दरवाजा खुला। एक आदमी अंदर दाखिल हुआ। उसके पास एक थैली थी जिसमें फिटकरी थी, दूसरे हाथ में कुछ पत्ते थे। उसने दोनों मेरे सामने फेंक दिए और बोले, हमें सब बता दो, वरना हम तुमसे राज निकलवाना भी जानते हैं। मैं उस फिटकरी को और पत्तों को फटी फटी आंखों से देखने लगी। ये क्या है और तुम मुझसे क्या पूछना चाहते हो? मेरी बात सुनकर वो कह लगाकर हंसा और बोला, तुम भी अपनी माँ की ही औलाद हो, बड़ी ढीठ हो। वो भी जान से चली गई, पर उसने हमारा फायदा नहीं किया। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि राज उगलवाने के लिए हमारे कबीले के पास क्या क्या तरीके हैं। ये कहकर उसने कमरे का दरवाजा खोला कि एक नौजवान लड़का कमरे में दाखिल हुआ। मैं उसे देखकर समझ गई थी कि ये यहाँ पर क्यों आया है। उसे देखकर ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे, लेकिन मुझे कुछ पता होता तो मैं बोलती। मैं चुपचाप वहां अपनी इज्जत की बर्बादी बर्दाश्त करती रही, लेकिन फिर भी उन लोगों को यकीन नहीं आया। कहने लगे कि तुम्हारी शादी हम इस लड़के से करेंगे, ये तुम्हारा पति बनकर सारी जिंदगी तुम्हारे साथ रहेगा, तभी तुम इसको सारी बात बता सकोगी। मैं ये नहीं जानती थी कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। मेरी शादी उस लड़के के साथ कर दी गई। मेरे पति का नाम आकटे था। आकटे बहुत ही खूबसूरत था, लेकिन बहुत बेरहम था। जब वो अपने बड़ों की बातों में आता तो मुझ पर खूब जुल्म करता। हमारी शादी को 3 महीने हो चुके थे। आकटे रोज मुझसे प्यार से भी पूछता तो कभी जुल्म करके पूछता। तुम्हें लगता है कि मुझे सच नहीं बताओगी? मैं ये बातें सुनकर पक चुकी थी। मैंने कहा कि मैं कसम खाकर कहती हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। जब तकरीबन 6-7 महीने यही सिलसिला जारी रहा तो उन लोगों को यकीन हो गया कि मुझे फिटकरी के बारे में कुछ मालूम नहीं, तो उस आदमी ने मुझसे तलाक ले ली। आकटे कहने लगा, मुझे अपनी पसंद की एक और शादी करनी है। तुमसे तो मैंने अपने खानदानी दबाव के तहत शादी की थी, सिर्फ इसलिए कि तुमसे राज उगलवा सकूं।
पर अब मुझे यकीन हो गया है कि तुम्हारे पास कोई राज नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में नहीं रख सकता। तुम्हारे साथ मेरे कोई औलाद भी नहीं है, बेहतर है कि तुम वापस अपने बाप के घर चली जाओ। ये बात सुनकर मेरा दिल बहुत दुखा था, यानी कि ये आदमी मोहब्बत के ड्रामे मुझसे करता रहा और इसके दिल में कोई और था। मुझे तलाक दे दी, अब मुझे अपने ही घर जाना था। लेकिन मैं खुश भी थी क्योंकि बाबा से पूरे 1 साल बाद मिलने वाली थी। बाबा तो शायद मेरे बारे में बेउम्मीद होकर बैठ चुके थे। उन्हें यकीन नहीं था कि मैं घर वापस आ जाऊंगी। जब मैं घर पहुंची, मैंने घर के दरवाजे की कुंडी बजाई। बाबा ने दरवाजा खोला तो खुशी से पागल हो गए और बाबा बिल्कुल कमजोर हो चुके थे, हड्डियों का ढांचा बन चुका था। मैं बाबा से लिपट कर रोने लगी। बाबा ने मुझे बताया कि मेरे जाने के बाद वो बहुत परेशान हो गए थे। पत्नी और बेटी के खोने के बाद उनमें बिल्कुल ताकत नहीं रही थी। वो इस कदर परेशान थे कि जिंदगी भर उन्होंने कभी इतनी परेशानी नहीं देखी थी, पर इस चीज का हल उनके पास भी नहीं था। मैंने कहा, बाबा आज मुझे बता ही दो कि इस फिटकरी का राज क्या है। मैं जानना चाहती हूँ जिसकी वजह से मेरी माँ की जान गई और मुझे भी इन लोगों ने इतनी जिंदगी, इतने लंबे समय तक मुझे इतनी बड़ी सजा दी कि मैं सारी जिंदगी भूल नहीं सकूंगी। बाबा ने कहा कि बेटी तू मुझसे क्या पूछेगी, जाकर अपनी माँ की डायरी में पढ़ लो, वहीं पर तुम्हें असल हकीकत देखने और सुनने को मिलेगी। फिर मैं तुम्हें बाकी बातें खुद बता दूंगा। बाबा के कहने पर मैंने वो डायरी पढ़ना शुरू की। मेरे 14 तबक रोशन हो गए। मैं समझ गई थी कि वो कितना बड़ा खजाना था जिसे मैंने बहुत ही आम समझा था। माँ ने लिखा था, प्यारी बेटी, मैं नहीं चाहती कि फिटकरी के राज की वजह से तुम्हारी जिंदगी भी खतरे में पड़े, इसलिए मैं इस राज को बहुत खुफिया तरीके से इस डायरी पर सुरक्षित कर रही हूँ, ताकि अगर ये तुम्हारी ताकत बनना चाहे तो तुम इसे अपनी ताकत बना लो। ये राज इंसान की कमजोरी भी बन सकता है और ताकत भी। फिर माँ ने लिखा हुआ था कि ये फिटकरी एक जहर भी है, अगर इसे सिर्फ खाली खाया जाए और लेकिन अगर इसे कुछ खास पत्तों के साथ मिला लिया जाए तो इससे औरत सिर्फ बेटे ही पैदा करती है। बांझ औरत भी मिनटों में सही हो जाती है और इससे कद भी बढ़ता है। बहुत सारी बीमारियों का इलाज है ये, लेकिन ये नायाब नुस्खा मैंने आज तक किसी को नहीं बताया। मेरे बाबा को ये नुस्खा मालूम था, वो इसकी दवाई बना बनाकर बेचते थे। बाबा के सभी बेटे नालायक थे, उन्होंने कभी बाबा की सेवा नहीं की, न बाबा के इस हुनर की कदर की। बाबा ने ये राज बहुत छुपाया और फिर दवाइयां बना बनाकर इस कदर उसकी पहचान बनाई कि लोग इस दवा के लिए हमें लाखों रुपये देने लगे। लेकिन फिर एक वक्त आया कि यही राज हमारे लिए बड़ी मुसीबत बन गया। जब मैंने बाबा से ये राज सीखा था तो बाबा के बेटों को उसकी कदर नहीं थी। बाबा की मृत्यु के बाद मैंने भागकर शादी कर ली, क्योंकि भाई मेरी शादी नहीं करना चाहते थे। मैंने शादी के बाद फिटकरी वाली दवा दोबारा बनाना शुरू कर दी। लोग बाबा के नाम की वजह से मुझ पर भी एतबार करते थे। वो दवा मुझसे लेकर जाने लगे, मेरे घर में दौलत आने लगी तो उन लोगों को तकलीफ हुई। वो ये राज जानने के पीछे मेरे घर आने लगे, पर मैं उन्हें क्यों बताती। बाबा ने सख्ती से मना किया था कि ये राज किसी और को न बताना। मेरे बेटे लापरवाह हैं, वो इस राज की कदर खो देंगे और सभी को बता देंगे। उसके बाद ये राज आम हो जाएगा तो इसकी कदर नहीं होगी और लोगों को फायदा भी नहीं होगा। बाबा की बात भी सही थी। मैंने अपने भाइयों को ये राज नहीं बताया, लेकिन मेरी जान को खतरा है। मुझे लगता है कि वो मुझे इस दुनिया से ही विदा कर देंगे, लेकिन मुझसे ये राज पूछ कर ही रहेंगे। अब ये राज मैं तुम्हें बता रही हूँ ताकि तुम भी ये हुनर इस्तेमाल करो और जिंदगी में आगे बढ़ सको। आगे उसका नाम लिखा हुआ था, लेकिन मेरा दिल अब अपने देश से उचाट चुका था। मैंने रातों रात एक हिंदुस्तानी लड़के को फेसबुक पर ढूंढा, उससे दोस्ती कर ली और कहा कि मैं हिंदुस्तान आना चाहती हूँ। उसे और क्या चाहिए था, वो मेरी गोरी चमड़ी देखकर बड़ा प्रभावित था। उसने मुझसे वादा ले लिया। यूं मैं हिंदुस्तान आ गई। हिंदुस्तान आते हुए मैंने अपने घर की सारी फिटकरी पैक की और उसे यहाँ ले आई। मैं चाहती हूँ कि मैं यहाँ पर सुकून की जिंदगी गुजार सकूं। मैंने सुना है कि यहाँ भी इस बीमारी के बहुत से मरीज हैं जिनको मैं फायदा पहुँचा सकती हूँ, और यहाँ तक मेरे रिश्तेदार भी नहीं पहुँच सकते मुझ तक। बस इसलिए मैं यहाँ आ गई। अब मेरी फिटकरी मुझे वापस कर दो। ये बात सुनकर मैं खामोश हो गई थी। उसने मुझे अपनी दवा का तरीका भी बताया। मैंने ये बात बाबा को बताई तो बाबा उसकी बात से बड़े प्रभावित हुए। उन्होंने उस लड़की को फिटकरी वापस कर दी। अब न जाने उसका आगे क्या होगा। दोस्तों, वो बेचारी तो बड़ी उम्मीदों के साथ इस सरजमीन पर बसने आई है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या उसको हिंदुस्तान की नागरिकता मिलनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।